अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 14 जून 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जिनका ताल्लुक इमरान खान से भी है, अडयाला जेल के मामलात से भी है, इद्दत केस से भी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान में तनाव की सी जो बढ़ती हुई कैफियत है, उससे भी है। और शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब और मौलाना फजल रहमान क्या चीज़ पकाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी है। और इससे नत्थी ज़ाहिर है कि बहुत से इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं इन दी वेरी आउटसेट के कहना चाहता हूँ कि जो बुनियादी उन्वान या स्पिरिट है मेरे इस वीलॉग का, वो ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी की जो एक इंटेलिजेंट और बोल्ड डिफाइंस और असर्शन है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के सिस्टम के लिए जहाँ एक चैलेंज है, वहाँ ये उनके लिए एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। ये उनको एक सेफ एग्जिट भी प्रोवाइड करता है। ये उनके लिए एक राह भी है। अगर वो गौर करें, ठंडे दिल से इसको समझने की कोशिश करें, तो जुडिशरी की इस डिफाइंस में उनके लिए बड़ी निजात है यहाँ पे। बहरहाल, बात का आगाज़ करते हैं अडयाला जेल से, जहाँ एक बार फिर द सो कॉल्ड 190 मिलियन पाउंड के केस की आज वहाँ पे हियरिंग हुई। और जब वहाँ पे हियरिंग हुई तो वहाँ पर इमरान खान को सहाफ़ियों के साथ बात करने का मौका मिला, कुछ और भी उसकी सारी रिपोर्ट है। एक मैं कमेंट अगर क्विक कर दूँ कि इमरान खान की जो ये पूरी कैफ़ियत होती है, जिस किस्म के कमेंट सामने आए, तो मुझे एक ऐसे बचपन की एक बात याद आ रही थी, बच्चों की दुनिया के ज़माने की, कि बादशाह को अगर आप फटे हुए कपड़े भी पहना दें, तो दूर से बादशाह पहचाना जाता है। शहज़ादा या शहज़ादी जो होती है, शहज़ादी का बड़ा ज़िक्र होता था कि उसके फटे हुए कपड़े भी हों, वो जैसी कैसी भी हो, शहज़ादी शहज़ादी लगती है अपने हुस्न की वजह से, या अपनी उसकी शख्सियत में ऐसी कोई चीज़ होती है, उसकी तरबियत, उसकी ग्रूमिंग होती है। वैसे तो मैंने यूरोप की बहुत शहज़ादियों की तस्वीरें या वीडियोज़ देखी हैं, जो बिल्कुल भी शहज़ादियाँ नहीं लगती कपड़ों के अलावा, लेकिन बहरहाल बच्चों की दुनिया की हद तक इस किस्म का एक नैरेटिव ज़रूर हुआ करता था। इमरान खान की जो कैफ़ियत है अडयाला जेल के अंदर, वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के असल लीडर को या बादशाह को चोरों, डाकुओं, मुजरिमों ने ज़बरदस्ती उसको एक जेल में बंद किया हुआ है। लेकिन उनको भी पता है कि असल में लीडर कौन है, पूरे सिस्टम को पता है कि लीडर कौन है, अदालतों को पता है कि लीडर कौन है, मीडिया को पता है कि लीडर कौन है। और जब मैं इसकी सारी पूरी कैफ़ियत देखता हूँ उस इंटरेक्शन की, तो ये चीज़ वहाँ पर मुझे रीइंफोर्स होते हुए नज़र आती है। इमरान खान ने 3 या 4 किस्म की बातें की आज, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। एक, उन्होंने जजेस के हवाले से बात की, जहाँ सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास की, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ उन्होंने इशारा किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो बहादुरी है या उनका जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है, उसका उन्होंने इशारा किया, उसका उन्होंने ज़िक्र किया। और बाकी उन्होंने कहा कि कैसे जजों को हरासा किया जा रहा है, जो जज इंसाफ देना चाहते हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने टॉक्स के हवाले से ये कहा कि हम बुनियादी तौर पे टॉक्स और नेगोशिएशन के खिलाफ नहीं हैं। हमने जनरल मुशर्रफ के साथ भी टॉक्स की थी। लेकिन टॉक्स आप उसके साथ करते हैं जिसके पास एक अथॉरिटी होती है, जो कोई डिलीवर कर सकता है। और ये जो प्रेज़ेंट इस वक़्त टोला है, शरीफ ज़रदारी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कोई डिसीज़न मेकिंग कर नहीं सकते, ये कोई डिलीवरी कर नहीं सकते। फिर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी, और ये एग्ज़ाम्पल से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे भी अब याद आया इस चीज़ का, लेकिन इतनी ठीक तरह से मुझे पता नहीं था इसका। उन्होंने एग्ज़ाम्पल ये दी कि जब हमने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब के कहने पे हमने पीडीएम वन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन की, तो हमें बाद में जवाब ये मिला कि जब उमर अता बंदयाल चले जाएँगे एज़ चीफ जस्टिस, यानी काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब आ जाएँगे, फिर जाके इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो एक सेटअप है, इसके साथ आप कैसे कोई टॉक्स जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ, जिसमें रऊफ़ हसन साहब ने इस चीज़ को मज़ीद रिफ़ाइन करके एक्सप्लेन किया कि हम शरीफ ज़रदारी हुकूमत जो है उसके साथ बात नहीं करेंगे। और इन अदर वर्ड्स, पीटीआई की जो पोज़ीशन ट्यूसडे में आई थी सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से इशारा करने के बाद, उससे अब तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है। और जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि ये डायलॉग, ये टॉक्स जो हैं, ये कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन बजट जो आया है 2024 का, उसके हवाले से इमरान खान ने बड़ी माराखेज़ किस्म की बात की नंबर्स के एतबार से। आई डोंट नो हाउ ही इज़ क्रंचिंग ऑल दीज़ नंबर्स, या वो इतने इन्फॉर्म्ड कैसे हैं। हो सकता है चौधरी निज़ामुद्दीन इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें कि इमरान खान के पास इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आती है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि लगता है कि पाकिस्तान को, आपको पता है कि अंदाज़न 19 खरब रुपए का मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक दिन पहले उन्होंने बजट पेश किया। इमरान खान ने जो नंबर्स पेश किए, उन्होंने कहा कि इस बजट को देख के लगता है कि पाकिस्तान को 13 खरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो रेज़ करना होगा। और इस रेवेन्यू में से बदकिस्मती से अंदाज़न 10 खरब रुपए के कर्ज़ों के ऊपर इंटरेस्ट वापस करना है। ज़रा गौर कीजिए कि ये 10
खरब रुपए जो पाकिस्तान इस साल में आने वाले 12 महीने में वापस करने हैं पाकिस्तान ने, ये एक्चुअल प्रिंसिपल कर्ज़ा नहीं है, यानी कर्ज़ा नहीं है, ये प्रिंसिपल डेट नहीं है। ये उस डेट के ऊपर जो पाकिस्तान ने किस्तें अदा करनी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है उस कर्ज़ के ऊपर, वो तकरीबन इस वक़्त 10 खरब रुपए के करीब है। फिर इमरान खान ने ये कहा कि साढ़े 7 खरब रुपए के अज़ाफ़ी टैक्सेस यानी डेफ़िसिट है इस बजट के अंदर, तो साढ़े 7 अरब रुपए के अज़ाफ़ी कर्ज़े जो हैं, वो पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग से। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कभी पाकिस्तान को निजात नहीं मिल सकती, जब तक कि पाकिस्तान में ग्रोथ ना हो, इन्वेस्टमेंट्स ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि 50 साल की सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट है, वो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। यहाँ मैं 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूँ, जो इमरान खान ने नहीं कहे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ज़हन जब तक क्रिएटिव नहीं होगा, पाकिस्तान के बिज़नेस का, इंडस्ट्री का, नौजवानों का, और जब तक पाकिस्तान का ये चौधरी निज़ामुद्दीन का सिलसिला जो सिस्टम है, इसने पाकिस्तानी ज़हन के ऊपर 1958 से जिस किस्म की कदगनें लगा रखी हैं, जिसको हुसैन हक्कानी साहब ने मेरा ख़्याल है मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहा था। ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, इसने पाकिस्तानी ज़हन को जिस तरह से एक शाहदोले की चूई में कन्वर्ट कर दिया है, उससे इसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तानी लोगों की, बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। और मैं आपको चंद एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिएटिविटी एबिलिटी कहाँ चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्रिएटिव एबिलिटी चाहिए कॉटन का बेहतर उसकी क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए और उसकी क्रॉप की क्वालिटी बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान को कॉटन का बेहतर फाइबर चाहिए, पाकिस्तान को क्रिएटिविटी चाहिए बेहतर धागे के लिए, क्रिएटिविटी चाहिए बेहतर कपड़ा बनाने के लिए। और मैं मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि बेहतर मैं कैसे कह रहा हूँ। मैं बेहतर कह रहा हूँ ब्रांडेड क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ये टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट जो हैं, ये बाय एंड लार्ज बल्क पे और डॉलर प्राइस और एक्सचेंज के ऊपर रिलाय करते हैं कि अगर हमारे अगर डॉलर रुपी की कीमत कम होगी, तो हमें ज़्यादा ऑर्डर मिल सकेगा। ये बल्क ऑर्डर के अंदर बिलीव करते हैं। ये कभी भी क्वालिटी और ब्रांडेड गुड जो है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। ब्रांडेड गुड का मतलब है कि आप टी-शर्ट बनाएँगे, ब्रांडेड किस्म की आप शर्ट बनाएँगे, हाई क्वालिटी ब्रांडेड की, आप ब्लाउज़ बनाएँगे, आप अंडरवियर बनाएँगे, आप सॉक बनाएँगे, आप बेहतर जूता स्पोर्ट्स का पैदा करेंगे। कितनी बड़ी आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिर्फ़ वॉकिंग और स्पोर्ट्स शू की मार्केट है, जिसमें कभी भी आपको पाकिस्तानी जूता नज़र नहीं आएगा। उसमें आपको इंडियन जूता मैन्युफैक्चर नज़र आ जाएगा, वियतनाम का नज़र आ जाएगा, बांग्लादेश का नज़र आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको पाकिस्तानी शू नज़र नहीं आ जाएगा। तो आपने क्वालिटी प्रोडक्ट जब भी आप प्रोड्यूस करेंगे, जब आपकी वर्क फोर्स, आपकी मैनेजेरियल क्लास, आपकी जो इंजीनियरिंग क्लास है, वो क्रिएटिव होगी। और अभी आप देख लें कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस वक्त एक इनकलाब आ रहा है, जो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। इसका मैं फिर जिक्र करूंगा किसी व्लॉग के अंदर। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इनसे पाकिस्तानी ज़हन उसी वक़्त सही मानों में इस्तिफ़ादा कर सकता है, जब वो अपने मिलिट्री मुल्ला अलायंस की जो एक लिमिटेड माइंडसेट पाकिस्तान में पैदा किया गया है, उससे निजात हासिल कर पाएगा। एक मैं और इसमें कमेंट कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लिसानी एतबार से और ज़ुबान का जो बहुत ज़्यादा एक प्रेजुडिस पाया जाता है, इसमें से भी पाकिस्तान को निकलना होगा, ताकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर आने वाली तब्दीलियों से फ़ायदा उठा सके। 2 ज़ुबानें पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उर्दू, जो उनको नेशनल और रीजनल कनेक्ट प्रोवाइड करती है, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदी स्पीकिंग आबादी है, उसके साथ भी कनेक्ट करती है, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ भी उर्दू उनको कनेक्ट करती है। दूसरी इंग्लिश है, जो उनको पूरी दुनिया के अलूम के साथ, नॉलेज के साथ कनेक्ट करती है। इंग्लिश की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ज़ाहिर है कि लोगों की बड़ी जज़्बाती वाबस्तगी पंजाबी, पश्तो, सिंधी, ब्रोही और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के साथ है। लेकिन अगर मेरा एनालिसिस माँगे, इन ज़ुबानों का आगे इतना फ्यूचर नहीं हो सकेगा। मैं इस किस्म के हालात दुनिया में बदलते हुए देख रहा हूँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और चीज़ों में, जिसमें ज़ुबानें थोड़ी होती चली जाएँगी। अगर दुनिया में इस वक़्त सैकड़ों ज़ुबानें हैं, ये सैकड़ों ज़ुबानें सिकुड़ के छोटी होती चली जाएँगी। बट कमिंग बैक टू कि जहाँ इमरान खान साहब अडयाला जेल में बात कर रहे थे, वहीं अल-कादर के 190 मिलियन पाउंड की भी समाअत हुई, जिसमें एक और विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ, और फिर 21 तारीख तक इसे एडजॉर्न कर दिया गया। 4 मज़ीद विटनेसेस का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन 21 जून को होगा, यानी ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद। और टोटल 30 जो विटनेसेस हैं अल-कादर ट्रस्ट केस में, उनकी अब तक विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, यानी बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, और उनमें से 22 का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो चुका है। अब ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि इस वक़्त प्रोसिक्यूशंस का एक
एक कॉम्पिटिशन चल रहा है 2 केसेस के दरमियान में। एक तरफ इद्दत का केस है, जहाँ उनको लगता है कि एक्विटल करना ही पड़ेगा, मैं उसका भी ज़िक्र करता हूँ। दूसरा ये अल-कादर का है, वो चाहते हैं कि जब एक्विटल वहाँ से हो, तो उतनी देर तक अल-कादर के अंदर हम कन्विक्शन करके सज़ा दोनों मियाँ-बीवी को जो है वो सुना सकें। अब आ जाऊँ मैं उस क्विकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जिसका ताल्लुक इसी इमरान खान की अडेला जेल की मुलाकात से है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई अब से चंद घंटे पहले, जिसे रऊफ़ हसन साहब, जो मरकज़ी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और जिनको हमला किया गया कत्ल करने के लिए, चंद दिन पहले ये शदीद ज़ख्मी करने के लिए, हरासा करने के लिए, रऊफ़ हसन साहब ने, उमर अयूब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रऊफ़ हसन साहब ने बेसिकली रिवर्सल कर दिया। जिस तरह से इमरान खान ने रिवर्सल किया, वहीं कह देना चाहिए था मुझे रिवर्सल। तो अब तहरीक-ए-इंसाफ अपनी उस पोज़ीशन से, जो उन्होंने ट्यूसडे को एडॉप्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस करने के बाद, उससे पसपाई इख्तियार की है, उससे पीछे हट गए हैं और बड़े सही तरीके से पीछे हटे हैं। रऊफ़ हसन साहब ने ये कहा कि हम पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम के साथ कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, यानी वो जो पहले की पोज़ीशन थी, जो ट्यूसडे से पहले की पोज़ीशन थी, उस पे अब तहरीक-ए-इंसाफ वापस चली गई है। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें हमारे से बात करनी है, तो इन्हें पहले एक अथॉरिटी लेटर प्रोड्यूस करना होगा सॉवरेन से। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे वीलॉग्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, इसीलिए मेरे खिलाफ भी बहुत हैं। तो इनको सॉवरेन से एक अथॉरिटी लेटर प्रोड्यूस करना होगा, रियल अथॉरिटी से, जिसमें वो रियल अथॉरिटी बताए कि ये कोई फ़ैसला कर भी सकते हैं और ये उस पे कोई डिलीवरी भी कर सकते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात वहाँ पे रऊफ़ हसन साहब ने की। उन्होंने कहा कि कम से कम इन्हें पहले हमारे कुछ प्री कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये वाक़ई सीरियस हैं टॉक्स के लिए, तो पहले ये हमारे जो प्रिज़नर्स हैं, केसेस विथड्रॉ करें, हमारे प्रिज़नर्स को रिलीज़ करें, एक तरह की प्री कंडीशन में। और एक मतलब कहना उनका ये है, जिसको पॉलिटिक्स में कहते हैं, टू क्रिएट प्री-कंडीशंस, टू बेसिकली कॉल्ड एनेबलिंग एनवायरनमेंट। एनेबलिंग एनवायरनमेंट की एक बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल वो है, जहाँ अफ़गान तालिबान का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या अमेरिका की इंतज़ामिया से ये मुतालबा था कि आप एनेबलिंग एटमॉस्फेयर पैदा करें, हमारे कुछ लोगों को आप रिहा करें, हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट दें, ताकि हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से कतर, दोहा जा सकें, दुनिया में ट्रैवल कर सकें, अक़वाम मुत्तहिदा से और लोगों से मिल सकें। और फिर आपको याद होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जिसके नतीजे में वो फ्री बगैर गिरफ्तार हुए इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते थे, दोहा कतर में वो रहते थे, उनको फाइनेंस भी दिया गया उन सब चीज़ों के लिए। तो एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर थी। तो रऊफ़ हसन साहब ने भी ये कहा है कि आप कम से कम एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है, वो इस हवाले से पैदा करें। एक उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई एज़ लीडर ऑफ द तहरीके ब ब तहरी ब आइन तहरीके आइन तहरीके क्या कहते हैं इसको, तहरीके आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लीडर की हैसियत से, अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, वो हुकूमत के साथ डायरेक्टली नेगोशिएशन करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर ये फ़ैसला जो है, वो छोड़ते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ उस मेन टॉपिक की तरफ, जजेस की तरफ, जहाँ मैंने कहा कि जजेस की एक इंटेलिजेंट एंड बोल्ड एंड प्रिंसिपल डिफाइंस जो है, वो जहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए एक चैलेंज है, और वो इसको चैलेंज ही देख रहे हैं बदकिस्मती से, वहाँ ये उनके लिए एक राह भी है, एक डायरेक्शन भी है, एक सेफ एग्जिट भी उनको प्रोवाइड करती है, अगर वो इसको समझ सकें। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने रावलपिंडी में जनाब मलिक शहजाद खान साहब जो हैं, रावलपिंडी में बहल बुकला के साथ एक तकरीब में बात कर रहे थे, जहाँ उन्होंने ये कहा कि उन्हें बहुत उम्मीद है, और उनका तजर्बा भी ये बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस इस वक्त अदालतों और जुडिशरी में हो रही है, ये बहुत देर नहीं चलेगी, और बहुत जल्दी इसका खात्मा जो है, वो हो जाएगा। और उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद भी है, लेकिन मेरा तजर्बा भी ये चीज़ बताता है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो है बताता है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो रिटन भी हैं और वर्बल भी हैं, और वर्बल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मेरे पास सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रही हैं, मुख्तलिफ जुडिशरी से आ रही हैं, कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट के और मुख्तलिफ इदारे जो हैं, उन्होंने कहा कि इदारों का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, इशारा उनका आईएसआई की तरफ था। तो इदारे जो हैं, वो जजेस को हरासा कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशरी के काम के अंदर। उसमें उन्होंने मोहम्मद अब्बास, जो सरगोधा के सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, जो बाद में आजकल एटीसी को हेड करते हैं सरगोधा में, उनकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा ही इज़ वन ऑफ द गुड पीपल, वो प्रिंसिपल्ड हैं, वो इवन अपनी ज़िंदगी के जो उनके ख़तरात हैं, और ये हकीकत है कि जिस तरह का स्टैंड लिया है सरगोधा के एटीसी जज मोहम्मद अब्बास ने, इसी तरह जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे मियाँ वाली में, इन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन ये खड़े हैं ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल, ये कोई पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए नहीं खड़े हैं। ये समझना ज़रूरी है, ये आइन के लिए खड़े हैं, ये रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, ये इंसानियत के लिए खड़े हैं, ये एथिक्स के लिए खड़े हैं, ये प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सबको, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे वर्बल कंप्लेंट्स भी बहुत सी मेरे सामने आती हैं, जहाँ लोग ये कहते हैं कि वो एविडेंस तो प्रेज़ेंट नहीं कर सकते ब्लैक एंड व्हाइट शक्ल में, लेकिन उनको हरासा जो है, वो किया जा रहा है। फिर उन्होंने वकला से, और उन्होंने
कहा कि जुडिशरी को, वकला को पीछे नहीं हटना, हमें हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, हमें जो है एक प्रिंसिपल स्टैंड रखना है आइन की खातर, रूल ऑफ लॉ की खातर। और फिर उन्होंने बहुत सी एग्जाम्पल दी वकला की तहरीक के हवाले से। एक उन्होंने मर्ज़े की बात की, उन्होंने कहा मैं कोई मार्शल लॉ लगते हुए नहीं देख रहा, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। और यहाँ पर एक तरह से आपको पता है कि नजम सेठी साहब बार बार अपने वीलॉग्स में कहते हैं कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है या लगाना पड़ जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि मार्शल लॉ लगाना खासा मुश्किल होगा जनरल नासिम मुनीर और उनकी टीम के लिए। उसकी वजह ये है कि मार्शल लॉ उन सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में लगता है जहाँ एक जनरल नया होता है और सिस्टम ऑफ क्राइसिस का वो हिस्सा नहीं होता। वो इनफैक्ट सिस्टम ऑफ क्राइसिस से लाताल्लुक होता है और वो सीन पे इमर्ज करता है ये कह के, उसके पास जस्टिफिकेशन होती है कि बहुत कयास है, बहुत क्राइसिस है और मैं इस क्राइसिस और कयास को, ये इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करूँगा। जनरल नासिम मुनीर की वो सिचुएशन नहीं है। अगर आप देखें 1958 में अयूब खान, 1979-77 में जनरल ज़िया उल हक और फिर मुशर्रफ 1999 में। और ख़ास करके जनरल ज़िया वाला अगर आप देखें कि एक तहरीक चली, कयास था, मार-धाड़ हो गई, सैकड़ों लोग जो हैं उसमें मारे गए, उसके अंदर अरबों रुपए की अमलाक जो है वो जल चुकी थी। जब जनरल ज़िया ने स्टेप इन किया, ख़ाह उन्होंने उसको बनाया था, पूरे उसको पकाया था, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन उन्होंने स्टेप अप किया तो उनको अवाम और उनको लोग उस वक़्त एक निजात हिंदा के तौर पे देख सकते थे। यही सूरत हाल जो है चिले के अंदर पिनोशे की थी, यही सूरत हाल इंडोनेशिया में सुहार्तो की थी, यही सूरत हाल इजिप्ट में पैदा की गई जब जनरल सिसी ने इंटरवीन किया। तो जनरल आसिम के पास इस किस्म की सिचुएशन है नहीं, वैसे गलती कर जाएँ तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। और फिर एक और बहुत बड़ी बात है कि अब अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, इस वक़्त चंद महीने रह गए हैं इलेक्शन में और नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएँ तो पाकिस्तान के मार्शल लॉ को सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। और हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये साँस नहीं ले सकती आईएमएफ के बगैर, डिफिड के बगैर, वर्ल्ड बैंक के बगैर, यूरोपियन यूनियन के पैसों के बगैर, उनकी कंसेशन के बगैर। तो अगर इनको सिग्नल नहीं मिलेगा कहीं से, परमिशन और इजाज़त नहीं मिलेगी मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ लगाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज़ फँस जाएँगे मार्शल लॉ लगा के। अब आ जाऊँ मैं उस चीज़ के ऊपर जिसको मैं कहता हूँ, बात तो मैंने शुरू कर दी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की, लेकिन जो बोल्ड और इंटेलिजेंट डिफाइंस है, जो बोल्ड एंड इंटेलिजेंट स्टैंड है, उसकी सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल इस वक्त अगर गुज़िश्ता चंद दिनों में आप देखें, वैसे तो मोहम्मद अब्बास की भी है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के और जो मुझे उनका नाम भूल गया, जो मियाँ वाली के ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी कमाल का वैसे ऑर्डर किया वहाँ पे लोगों को रिलीज़ करने के लिए 24 घंटे पहले। लेकिन मोहसिन अख्तर कयानी, मैंने तो कभी मिला नहीं उनको, लेकिन आई एम सो इम्प्रेस्ड ऑफ दिस मैन एंड दिस जस्टिस इंटेलिजेंस, बोल्डनेस, इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल। अब आप देखें, आप सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुन चुके तो मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीरी शायर जो हैं अहमद फरहाद शाह को फाइनली आखिरकार 2 लाख रुपए की ज़मानत पे आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिल गई, ये रिहा हो गए वहाँ से। अब ये जो आपको याद होगा, याद करा देता हूँ मैं कि अहमद फरहाद शाह को इस्लामाबाद से रात के वक़्त उनके घर के बाहर से उठा लिया गया था 15 मई को। और उनकी जो वाइफ़ है, ज़ैनब नाम है ग़ालिबन उनका, अरूज ज़ैनब या समथिंग, वो भी बड़ी कमाल की इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने उसी वक़्त उनकी एफआईआर भी दर्ज करा दी थी और वो फ़ौरी तौर पे उनको किसी ने सही मशवरा दिया, शी रीच्ड द राइट पर्सन, वो ईमान हज़र मज़ारी और उनकी टीम तक भी पहुँच गई थी। उसके बाद यके बाद दीगरे बहुत सी समाअत और हियरिंग्स हुई मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत के अंदर। 29 मई को, और आपको पता है कि वो बुलाते रहे, डायरेक्टर आईबी को बुलाते रहे, डायरेक्टर एमआई को बुलाते रहे, सेक्टर कमांडर को बुलाते रहे, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। और हर दफ़ा एक शट अप कॉल देने की चीफ यानी हाई कोर्ट के एक सीनियर जज को हर दफ़ा शट अप कॉल दी गई पाकिस्तान की इंतज़ामिया की तरफ से। 29 मई को इन्होंने अपने हिसाब से बहुत बड़ा खेल खेला, बड़ी इंटेलिजेंट मूव की हमारे लोगों ने। और वो क्या कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने आके मोहसिन अख्तर कयानी साहब को बताया कि एजे की पुलिस ने, आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने शायर जो है अहमद फरहाद शाह को गिरफ़्तार कर लिया है। उसके ऊपर बाकायदा दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, मारपीट के मुकदमे हैं, जो भी हैं मुकदमे, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया धीर कोर्ट से। और धीर कोर्ट से आपको पता है गिरफ़्तार करके बाद में उसको मुज़फ़्फ़राबाद भी लाया गया 29 मई को, और अब उसको छोड़ा गया है ऑलमोस्ट 15-16 दिन के बाद। मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने इस हवाले से इस हफ़्ते के शुरू में मोहसिन अख्तर कयानी ने एक ऑर्डर किया, शॉर्ट ऑर्डर। अगर उस शॉर्ट ऑर्डर को उर्दू में मैं उसका एक टाइटल रखूँ, उसका एक उन्वान रखूँ, थोड़ा-सा शायरी का फ़ायदा उठाते हुए, तो उसका उन्वान ये था कि किसे चूतिया बना रहे हो? यानी उसका उन्वान ये होना चाहिए था कि भाई किसे चूतिया बना रहे हो? और ये कह के उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने ये, मैं उसका उन्वान दे रहा हूँ। उन्होंने ऑर्डर ये किया कि जो पोएट है फरहाद अहमद शाह या अहमद फरहाद शाह,
یہ اس وقت تک مسنگ پرسن کنسیڈر کیا جائے گا جب تک کہ واپس اسلام آباد نہیں پہنچ جاتا، بیکاز اس کے اغوا کی اور گمشدگی کی ایف آئی آر جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک تھانے میں درج ہے، اور جب یہ اسلام آباد واپس پہنچے گا تو پھر یہ ایک درجہ اول میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا اقبالی بیان بھی اپنا ریکارڈ کروائے گا، بتانے کے لیے کہ کہاں گم ہوا تو کیسے تھا۔ اب شاعر بیچارہ جو ہے اس کو شیریں کیا کہہ رہی ہے فرحاد کو کہ کیا بیان میں لکھوانا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ برل یہ سب کچھ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ احمد فرحاد شاہ کی جو برہمگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جسٹس محسن اختر کیانی کی بولڈنس بھی ہے، پرنسپل بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی انٹیلیجنس بھی ہے۔ یہی بولڈنس اور انٹیلیجنس کا جو کمبینیشن ہے، اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، چودھری نظام الدین صاحب کے لیے چیلنج بھی ہے، لیکن یہ ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ بھی ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو چیزیں ایک بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، سسٹم کسی ممکنہ میلٹ ڈاؤن سے بچ سکتا ہے، ورنہ جس طرح سے یہ چیزوں کو چلا رہے ہیں اس میں سے الٹیمیٹلی سسٹم بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اور جب بریک ڈاؤن پوائنٹ آتا ہے، ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا شکل جو ہے وہ اختیار کرے۔ اب تھوڑا سا جوڈیشل ویکنیسز کی طرف بھی آ جائیں، جہاں ہم نے جوڈیشری کی تعریف بہت کر دی ہے، ان کی بولڈنس اور انٹیلیجنس کی۔ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو اس وقت سے پورے سسٹم کی سب سے، جو پوری جوڈیشری کی جو سب سے کمزور کڑی ہے، جو چودھری نظام الدین صاحب کے ٹوٹل ہاتھ میں ہے، کیا ریزنز ہیں اس کے، کیا فاسٹین باگین کرنا پڑ گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ریسپیکٹیبل آدمی کو، خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی پٹیشن پہ جو کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونلز کے خلاف، جو لاہور ہائی کورٹ نے 8 ٹریبونلز بنانے کا فیصلہ کیا تھا ملک شہزاد خان صاحب نے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کی پٹیشن کو لگا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 20 جون کو، اور 2 ممبر کا بینچ بنایا جس پہ خود بیٹھ گئے ہیں، یعنی خود ساتھ ہیں، دوسرا مجھے نہیں، میں نے تھوڑا سا دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی دوسرے کون ہیں، لیکن وہ انہوں نے دیکھ کے ہی بنائے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ٹریبونلز کے حوالے سے، اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز نکالیں گے، اور یوں الیکشن کمیشن کو موقع دیں گے کہ جو الیکشن کی رگنگ میسو کی گئی، رگنگ تو لفظ ہی نہیں ہے، پورا جس طرح سے الیکشن چوری کر لیا 18 ویلر ٹرک کے اندر ڈال کے، اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز پر مائی انالیسس اس کو ایک بار پھر سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ مت بھولیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی بلہ چوری کر کے، بلہ چھین کے ایک کرپٹڈ الیکشن کی بنیاد ڈالی تھی، اور جب پاکستان کے لوگوں نے ایک، میں کہتا ہوں کہ فرینچ ریولوشن لایا انہوں نے، کہ انہوں نے بلہ بھی نہیں تھا، فیصلے بھی کر دیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ کے اس کو ووٹ ڈالا، وہ ایک ریولوشن سے کم چیز نہیں تھی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پاکستانی انقلاب کو ناکام بنانے میں ایک بار پھر کوشاں ہیں، اور یہی مجھے چیز کم از کم سمجھ آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب پہلا مہربانی کرے وہ کوئی اور فیصلہ کر دیں، یہ بات کی بات ہے۔ دوسری طرف ایک افضل مجوکا صاحب ایڈیشنل سیشن جج ہیں، جنہیں عامر فاروق صاحب نے کیس ریفر کیا عدت کی اپیل کا، بشرا بی بی اور عمران خان کا، جن کے سامنے آج وکیل جب پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں، رات تک بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں گل حسن اورنگزیب نے جو اس کا فیصلہ لکھا ہے ایک دن پہلے، جس کا میں نے ویلاگ پہ ذکر کیا تھا، تو میاں گل حسن اورنگزیب نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر سینٹنس کا فیصلہ کرنا ہوگا افضل مجوکا صاحب کو، اور 30 دن کے اندر اندر اپیل کا پورا ان کو اس کو نپٹانا ہوگا۔ تو افضل مجوکا صاحب نے ایک بڑا تاریخی قسم کا بیان دیا کہ زندگی رہی تو، میں زندہ رہا تو، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب، اردو میں انہوں نے کہا کہ زندگی رہی تو اس کی انگریزی میں ہیڈ لائن بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زندہ رہا تو 10 دن کے اندر اندر میں اس کا جو ہے نا، اس کا یہ اپیل کا فیصلہ کر دوں گا جو مجھے جس طرح سے کہا گیا ہے، اور یہ کہہ کے منافقت کی انتہا ہے کہ انہوں نے اس کو 21 جون تک اس کی ایڈجورنمنٹ کر دی، اور یہ کہا کہ دوسری پارٹی آئے گی تو میں نے اس کو سننا ہے۔ بھئی آپ فرائیڈے کو سن لیتے کیس کو، آپ سیٹرڈے کے دن بھی پارٹی کو بلاتے، اگر آپ واقعی سیریس تھے جس طرح سے عدالت نے آپ کو حکم بھی دیا تھا، تو لگ یہ رہا ہے کہ افضل مجوکا صاحب ان اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس ایک ٹپکل منافقت انہوں نے کی ہے، کہ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن 10 دن ان کے 14 جون کو یا 13 جون کو نہیں شروع ہوئے، 10 دن ان کے کہیں جا کے شروع ہو رہے ہیں، لگتا ہے 21 جون کو۔ تو یہ تو وہاں کی کیفیت ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ایک کمپیٹیٹو پریشر ہے کہ عدت کے کیس میں پریشر ان کا یہ ہے کہ ٹائم بڑھاؤ، جب عدت کے کیس میں چونکہ ایکویٹل ناگزیر ہے، اور میں عدت کے کیس کے حوالے سے ایک ویلاگ بھی کرنا چاہتا ہوں، بیکاز میں اس کو ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میں ایک الگ ویلاگ کروں گا، اس کے بعد بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ عدت کے کیس میں جہاں ایکویٹل ناگزیر ہے، وہاں ایکویٹل اس وقت کیا جائے جب القادر ٹرسٹ کے اندر کنوکشن جو ہے وہ obtain کر لیجیے، جیسے کہ میخل عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں۔
अच्छा, अब आएँ पॉलिटिकल थोड़ी-सी चीज़ के ऊपर। दिस इज़ माय लास्ट फ्यू वर्ड्स अबाउट मोहसिन नकवी साहब ने एज़ इंटीरियर मिनिस्टर मौलाना फज़लुर रहमान से जाके मुलाकात की। एक दिन पहले शहबाज़ शरीफ साहब ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी साहब ने जो मुलाकात की तो कहा कि मौलाना की तबीयत भी दरियाफ़्त करनी है, उनकी सेहत का भी पता करना है और फिर उनसे पॉलिटिकल बात भी करनी है। शहबाज़ शरीफ साहब ने भी सेहत की दरियाफ़्त की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक कमेटी को उन्होंने बनाने की सिफ़ारिशात दी, एक पॉलिटिकल कमेटी फॉर डायलॉग कि आप बनाएँ। हालाँकि मौलाना वो बात तो पहले से चल रही थी। लेकिन अब जो चीज़ कन्फर्म हुई है हुकूमत की तरफ से भी और जेयूएफ के सोर्सेज़ की तरफ से भी, वो ये है कि शहबाज़ शरीफ साहब ने मौलाना को अपनी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी एंड अकॉर्डिंग टू जेयूएफ सोर्सेज़ उसे मौलाना ने रद्द कर दिया बिकॉज़ मौलाना के बहुत बड़े-बड़े पाकिस्तान को सर्व करने के हायर गोल्स एग्ज़िस्ट करते हैं। मौलाना जमहूरियत की खातिर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अब इस वक़्त हुकूमत में नहीं जाना चाहते। मेरे हिसाब से मौलाना सिर्फ़ अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं लेवरेज में, वो लेवरेज उनको मिल रही है, इसीलिए मोहसिन नकवी ने भी उनसे आके मुलाकात की है। तो मौलाना कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हैरान कोई भी नहीं होगा बिकॉज़ मुझे जब मैं मौलाना को देखता हूँ, मौलाना की बूदोबाश में देखता हूँ, उनका पगड़ देखता हूँ और उनका कलरफुल पगड़ देखता हूँ, उनकी बारिश होने की कैफ़ियत देखता हूँ, तो मुझे वो मुझे गालिब भी याद आते हैं, फराज भी याद आते हैं, फैज़ भी याद आते हैं, अपना भी हाल याद आता है। मेरा ये ख़्याल है कि गालिब, फैज़, फराज और हम सब जो हैं वो हमारा ईमान जो है वो मौलाना से ज़्यादा मज़बूत है। मौलाना आउटवर्डली ज़्यादा ईमान वाले लगते हैं, लेकिन ईमान हमारा इस्लाम पे और अल्लाह के दीन के ऊपर ज़्यादा मज़बूत है, मौलाना का कमज़ोर है। और मैं आखिरी जुमला कह दूँ कि वो एन पैटरसन की जो विकीलीक्स हुई थीं, जिस पे एन पैटरसन ने केबल भेजा था वाशिंगटन में कि मौलाना फज़लुर रहमान मुझसे मिलें और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मुझे आप बना दें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी बना दें, तो मैं आपकी तमाम मुतालबात और कंडीशंस जो हैं हिंदुस्तान और तालिबान और सारी जो है पूरी कर दूँगा। तो ज़ाहिर है मौलाना से इतनी ही मेरी एक्सपेक्टेशन है, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।